के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को जो है वो क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है बच्चों। बच्चे इससे डरते हैं, टीचर्स भी इससे डरते हैं। हम लोग क्या इससे डर रहे हैं, मुझे बताइए। आंसर इज नो। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ओके, चलिए आज बच्चों हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेन हमारा डिस्कशन चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ आईसी के ऊपर। कम ऑन, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी के ऊपर। कंपोनेंट्स ऑफ आईसी कितने होते हैं? 5। क्या आपको पांचों का शॉर्ट कोड याद है? कम ऑन, यस। क्राइम, सी से क्या था? कंट्रोल एक्टिविटी। आर से क्या था? रैप ऑफ द एंटिटी। आई से क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम। और एम से क्या है बच्चों? मॉनिटरिंग। और हमारा लास्ट में ई से क्या है? कंट्रोल एनवायरमेंट। राइट, आ जाओ, साथ में जुड़े रहना बच्चों। अब आप चैट प्लीज सिर्फ और सिर्फ काम की चैट भेजें, और कोई चैट भेजेंगे मैं चैट ऑफ कर दूंगा। इधर देखिए बच्चों, हमने इसमें से कंट्रोल एनवायरमेंट क्या पहले पढ़ लिया है? बोल दीजिए हाँ या ना। बिल्कुल पढ़ लिया है, रिवीजन वीडियो भी कल हमने इसकी बना दी थी। हमने बच्चों इसके बाद एंटिटीज रैप भी पढ़ लिया है क्या? बिल्कुल पढ़ लिया है। एंटिटी का रैप क्यों जरूरी होता है। फिर आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से शुरू करेंगे, और हमने कंट्रोल एक्टिविटी जो है वो कल पढ़ लिया था, याद है? कंट्रोल एक्टिविटीज। एक कंट्रोल एक्टिविटी का एग्जांपल दो जरा चैट में। एक कंट्रोल एक्टिविटी का एग्जांपल दो जरा चैट में। कंट्रोल एक्टिविटी का एग्जांपल दो। वेरी गुड नंदनी, छूटते ही बोलो बेटा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलेशन, अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, ये सारे एग्जांपल बच्चों किसके हैं? कम ऑन टेल मी। आपके कंट्रोल एक्टिविटीज के। शाबाश बच्चों, शाबाश। फिर आज हम लोग मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ेंगे, और अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली बात जो है वो पढ़ने वाले हैं। काफी बच्चों इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और इनमें से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार आप ये मान के चलो, कंपोनेंट्स तो एक ना एक तो पूछ ही लेते हैं बच्चों। एक ना एक कंपोनेंट तो आपसे पूछ ही लेंगे। ओके, साथ में बने रहिएगा बच्चों। मेहनत करके आपके लिए मैंने बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इधर देखो, इधर देखो बच्चों प्लीज। पहले ऑल्दो मैंने आपको जो कंपोनेंट समझाना है वो है क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो नोट्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5, ये सारे नोट्स बच्चों आपने याद नहीं करने हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन सिस्टम समझाऊं भी कि क्या होता है। आप समझना चाहेंगे, बेसिक आइडिया लेना चाहेंगे? कम ऑन, राइट। अच्छा, अल्टीमेट गोल क्या? अल्टीमेट गोल ये है कि भाई ऑडिटर के लिए क्यों जरूरी है इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम आईसी का एक कंपोनेंट है। क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं। ये आपको जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये सब इसलिए लिखा है कि मैं आपको क्लास में अच्छे से एक बार रीड करवा दूं, और जब भी आप कंफ्यूज हो आप रीड कर ले। लेकिन एग्जाम के लिए पहले एक बार क्लियर कर लो। क्या एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ोगे? क्या एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ोगे? आंसर इज नो, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को कलेक्ट करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने, इंग्लिश हिंदी में लिखा है, चलेगा ना, राइट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, मैनेज करता है, और फिर लोगों को एक्सेस करने का मौका देता है। डिसेमिनेट मतलब जो भी उसको एक्सेस करना चाहता है, रिट्रीव करना चाहता है, उसका मौका भी देता है। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम डेटा को सबसे पहले क्या करते हैं? डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मैनेज करते हैं, और लोगों तक पहुंचाते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन हमेशा याद रखें बच्चों, ऑडिटर के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट है? इसका जवाब आप दे सकते हो, एफर्ट मारो थोड़ा सा। ऑडिटर के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट होगा? वेरी गुड हिमांशु, ये बात तो आप सबको समझ में आ गई है। भैया हम है ऑडिटर, हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सिस्टम दिखाओ जिसका इंपैक्ट किस पे आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आता है। इज दैट क्लियर? बोलिए। देखिए मैंने नीचे क्या लिखा है, लो भाई। इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है, जैसे कि कस्टमर डिटेल, और डिटेल में समझा रहा हूं आपको, सेल्स डेटा, परचेज रिकॉर्ड। फिर ये डेटा को डिजिटली स्टोर करता है, और उसको ताकि उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। ओके, अच्छा जी, देखिए जरा ध्यान से प्लीज, एवरीवन प्लीज। बबीता जी मैं अभी नहीं सुन पाऊंगा ये बातें, प्लीज आप ना ये चैट सपोर्ट में बोले या मुझे टेलीग्राम पे भेजे। प्लीज मेरी बात को मानो बेटा, आप लोग चैट में कुछ भी लिखते हो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। तो अभी के लिए सिर्फ पढ़ाई की बात है, ठीक है। आइए, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है? इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज रेलेवेंट फॉर, कम ऑन, विच इज रेलेवेंट फॉर एवरीवन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब वो क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, प्रोसेस और रिपोर्ट करता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी बात, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे, प्रोसेस करे, स्टोर करे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करे, वो है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बेटा, आप इसको ऐसे समझो, क्या कंपनी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही होगी अपने परचेज, सेल, इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए? आंसर इज यस। वो सॉफ्टवेयर या
आपको अगर मैं एक बात और बोलूं, ईआरपी का नाम सुना आपने? ईआरपी, ईआरपी बच्चों एक सॉफ्टवेयर है जिसको कंपनी यूज करती है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। बस आप उसमें डेटा डालो, वो अपने आप ही डेटा को सही जगह पे पोस्ट करता जाएगा, आपके लिए रिपोर्ट्स निकालता जाएगा और अल्टीमेटली वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना देगा। आप टैली भी बोल सकते हो, टैली भी एक प्रकार का, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 100% इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बट एक प्रकार का वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिंपली स्पीकिंग कोई भी आईटी बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम जिसका जो डेटा कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और आपको टाइमली एक्सेस का मौका देता है। एक बार अपने फोन को साइलेंट पर डाल दिया, 36 बार बच चुका है। सबको तभी याद आती है जब क्लास शुरू हो जाती है, नलायक। हाँ जी, डन, बोलिए, आ जाओ। अब हमारे काम की बात है, एक दो बात और बता दूं फिर आगे चलता हूं। लेकिन याद रखिए बच्चों, ये इतनी क्विकली आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा है, ना ही आपके एग्जाम के लिए है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए बेसिक आइडिया दे रहा हूं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या करता है? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, उस ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन, इवन उसमें इंटरनल कंट्रोल्स भी लगे होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने एक एल्गोरिदम लगा रखा है, एक कोड लगा रखा है कि भाई 5 लाख से ऊपर की किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को सेल ना हो, या हो तो मिस्टर एक्स की अप्रूवल से हो, क्या ये हो सकता है? कम ऑन, यस और नो, राइट। तो आपके इंटरनल कंट्रोल भी लगे होते हैं और इवन कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी हो रही होती है। कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग क्या होता है? हो सकता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जीएसटी के साथ जो है, जीएसटी की वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ हो और इनवॉइस बाय इनवॉइस वो जीएसटी की वेबसाइट पे आपकी क्या देता हो, डिटेल्स वगैरह देता हो, जीएसटी की रिटर्न्स के लिए आपके लिए डेटा बना के देता हो। कम ऑन गाइस, बोलिए, राइट। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये सब बच्चों आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। कंफ्यूज हो जाओ तो अभी कोई काम आ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं वापस आता हूं बच्चों, सुनिए। हम तो भैया ऑडिटर है, सुनिए मेरी बात को। और ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल उसे रिलायबल लग रहे थे। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग भी लेता है। कम ऑन, यस और नो। नाउ हम आ गए इंटरनल कंट्रोल पे। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें होता है क्राइम, हम पढ़ रहे हैं आई बोले तो इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आपने अपना दिमाग इस तरीके से चलाना है, क्या ऑडिटर के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में एक बच्चा बोल रहा है मेरी स्क्रीन पे सब कुछ ब्लैक आ रहा है, बेटा लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा करने की कोशिश करो, हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ जी, फिर से बोलता हूं, क्या ऑडिटर के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ऑडिटर के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है? यस, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कौन सा वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम की? विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। क्योंकि भाई अगर आप ध्यान से देखो ना, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी से बन रही है, लेजर इसी से बन रहे हैं। कम ऑन, यस और नो? और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी छुपे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस करने में मदद कर रहा है। कम ऑन, यस और नो? यहां आके बच्चों हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। लो भाई, क्या ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए? आंसर इज यस। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस विच इज रेलेवेंट फॉर ऑडिट इंक्लूडिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम में किन किन चीजों की जो है वो क्या लेनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों इधर देखो, इधर देखिएगा। ऑडिटर जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो समझेगा कौन कौन सी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती है, सेल्स प्रोसेस होती है, परचेजेस प्रोसेस होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होगी, वो सब जो है वो समझेगा। फिर वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, इसी वर्ड को पकड़ लो, फिर वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे होती है, कौन इनकी एंट्री करता है, कौन इसको अप्रूव करता है, कौन फिर जो है इसको लेजर में रिकॉर्ड करता है, या लेजर में रिकॉर्डिंग के लिए कौन अप्रूवल देता है, इसको चेंज करना पड़ जाए तो कौन कर सकता है। यानी कि वो एक ट्रांजैक्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझता है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो करती है। ऑडिटर सबसे पहले क्या जानेगा? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस कौन सी है। फिर ऑडिटर क्या जानेगा? कम ऑन, प्रोसीजर फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्या है। फिर ऑडिटर क्या जानेगा? इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। इधर देखो भाई, कोई भी जर्नल एंट्री सिस्टम में डालोगे, कुछ भी आप सिस्टम में इनपुट करोगे, क्या आपके पास उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सबसे सिंपल डॉक्यूमेंट, इनवॉइस। इफ यू आर पोस्टिंग अ परचेज इन योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या आपके पास कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कोई इनवॉइस, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए? यस। ऑडिटर बच्चों क्या समझ रहे हैं? ऑडिटर कह रहे हैं बताओ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कौन कौन सी आपके यहाँ पे।
फिर वो बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आईएस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोसेस कैसे होती है ये बता दो। फिर वो बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस जो है इनको आप लोग जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखते हो वो दिखा दो मुझे। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट्स एंड कंडीशंस व्हिच आर सिग्निफिकेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बड़े ध्यान समझना बच्चों, इधर देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कैसे कैप्चर करता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स को, ट्रांजेक्शंस को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको रेड फ्लैग दे सकता है अगर आपकी मंथली सेल बहुत डाउन जा रही है या कोई बहुत अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है। ये हो गए इवेंट्स को कैप्चर करना। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के समझाने की कोशिश करता हूं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके माइलस्टोन्स डिसाइडेड होते हैं कि भाई इतने माइलस्टोन पे हम इतने परसेंट कंप्लीशन पे हमारा इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, राइट। सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आपके जो है माइलस्टोन्स डिसाइडेड होते हैं कि इतने परसेंट कंप्लीशन पे जो है या इस टेस्टिंग के फेज में जो है इतना रेवेन्यू जो है हमारा डिसाइड हो जाना चाहिए, बुक हो जाना चाहिए। तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आईटी की मदद से हो सकती है। आंसर इज यस। तो ऑडिटर ये समझेगा क्या इस तरह के कुछ सिस्टम्स हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो इवेंट्स और कंडीशंस को कैप्चर करते हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है। अल्टीमेटली इससे आपके रेवेन्यू पे, आपके एक्सपेंसेस पे और डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट आ सकता है। मैंने 4 बातें बोली बेटा, अभी आगे भी चलेंगे, जरा आगे भी चलेंगे, अलाउ कर दो जी। हाँ जी देखिए जरा फिर से देखते हैं। हाँ जी, नंबर वन बेटा, नंबर 1 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कौन सी है, उन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कैसे करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, उन ट्रांजैक्शन रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन तीनों का एक चंक बना दो, ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड है। फिर कैसे कैप्चर करता है मेजर इवेंट्स और कंडीशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। एंड देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हो। इन शॉर्ट, व्हाट रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्लेइंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्लेइंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे एग्जांपल को सुनना, एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर ले रखा है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स और कस्टमर्स की ऑर्डर प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। और ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कैसे करता है, बस आप समझ लो कि ऑर्डर आ जाते हैं, अल्टीमेटली फिर अकाउंटिंग सिस्टम इनका अलग है, अकाउंटिंग सिस्टम इनका अलग है। एक सॉफ्टवेयर पे ऑर्डर आ जाते हैं कि भाई इस वाले बायर ने ऑर्डर प्लेस किया है 10 यूनिट का। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में कोई भी रोल प्ले ना कर रहा हो, राइट। तो आपने देखना है कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प भी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर नहीं करता तो मेरे काम का वो नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सॉफ्टवेयर है जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे वगैरह करने में काम आता है। अब भाई साहब हर महीने कंपनी एम्प्लॉइज को जो है क्वेश्चनर भेजती है, एम्प्लॉइज उसमें अपना सारा डेटा फीड करते हैं और पता चल जाता है कि भाई एम्प्लॉय कितने परसेंट सेटिस्फाइड है। दिस इज आल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट इज आल्सो कलेक्टिंग डेटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग एक्सेस। बट इज दिस प्लेइंग अ रोल इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आंसर इज नो। आप समझ गए मेरी बात को? तो अल्टीमेटली वी नीड टू चेक कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है। कम ऑन, यस और नो। देखिए मैंने लिखा है, बेसिकली ऑडिटर विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ आईएएस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इज दैट क्लियर? बोलिए। एंड आखिरी पॉइंट, कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री। तो हम लोग देखते हैं कि भाई जो जर्नल एंट्री, देखिए यहां पे जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या है बच्चों, प्लीज इस बात को समझिएगा। अगर कोई भी एडजस्टमेंट के लिए एंट्री जा रही है तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कोई नॉन कैश, कोई नॉन, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि प्रोविजन, इनकी जब एंट्रीज जा रही है बच्चों तो उस पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कोई भाई कोई भी एंट्री पोस्ट कर देगा, राइट। तो जिसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसकी एंट्री के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है क्या? आंसर इज यस। देखिए, हाउ दे आर मेड, ऑथराइज एंड रिव्यू, दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो आपकी जर्नल एंट्रीज को लेके क्या कंट्रोल है? क्या सिर्फ ऑथराइज व्यक्ति ही डाल सकते हैं या कोई भी एरा गैरा नथु गैरा आपके सिस्टम को एक्सेस करके जर्नल एंट्री पोस्ट कर सकता है? क्या सीनियर लेवल से कोई अप्रूवल चाहिए या सीनियर लेवल से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए? तो इस तरह की चीजें भी हेल्प करती है आपको जानने में कि भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट होंगे या नहीं होंगे। फिर से बच्चों हमने आज क्या पढ़ना शुरू किया है? कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। कंपोनेंट्स का सेकंड लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। देसी भाषा में इंफॉर्मेशन सिस्टम एक आईटी बेस्ड सिस्टम है जो डेटा कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और एक्सेस के लिए आपको तैयार करके दे देता है। हमें उस इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेना देना है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं आता है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सोचिए एयरलाइंस में
एरोप्लेन्स के अपनी जो फ्लाइट्स है उनकी स्केड्यूलिंग बहुत सही हो पाए, उनकी स्केड्यूलिंग बहुत अच्छी हो पाए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवा रखा है। इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कहीं नहीं आ रहा है, राइट। हाँ, आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो क्या वो स्केड्यूलिंग अच्छी होगी तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा, ये वो बातें आप बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली क्या इसकी वजह से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड बन रहा है? मेरे हिसाब से क्या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट निकल के आ रहा है? आंसर इज नो। सो इस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे काम का नहीं है, ये ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑपरेशनल कंट्रोल्स है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए? आंसर इज यस, उस वाले को जो रेलेवेंट है। किसके लिए बेटा? रेलेवेंट है फॉर ऑडिट, यानी रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो कैसे समझेगा? पहली तीन चीजों को साथ में जोड़ लो। क्या क्या? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, प्रोसीजर फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, उसके बाद कैसे इवेंट्स कैप्चर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रोल प्ले करता है, और जर्नल एंट्रीज पे क्या कंट्रोल है। खत्म। कर लोगे? बोलो। कंपोनेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं क्या? जल्दी बोलो। भर भर के आते हैं बेटा, हर बार आता है बेटा। और मैं सच बता रहा हूं, शाम का समय है, माता सरस्वती का ऊपर से आशीर्वाद फ्लो कर रहा हो, तो भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, इस पेपर में एक क्वेश्चन एक कंपोनेंट पे डायरेक्ट मिलेगा 4 नंबर का। सोच के देख लो अब तुम। घबराओगे तो नहीं अब क्वेश्चन देख के? पक्का? आ जाओ जी, नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं जरा। क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कृष्णा मुझे इसका रेफरेंस देना, कहां लिखा है अभी मैं आपसे डाउट लूंगा, तब बता देना मुझे। अब आ जाते बच्चों एक और कंपोनेंट पे जल्दी से, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। जरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये भी एक आईसी का कंपोनेंट है। अब पहले मॉनिटरिंग पे कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। सुनो भाई, मेरा एक बच्चों एक मानना है मेरा, और मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं। प्लीज सीखिएगा मुझसे चीज, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखिएगा, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू बच्चों। अगर आप कोई भी सिस्टम बना लो दुनिया में, कोई भी सिस्टम, लेकिन अगर आप उसे पीरियोडिकली मॉनिटर और रिव्यू नहीं कर रहे हो ना, वो जीरो है। आपने अपनी पढ़ाई का जो स्केड्यूल बना रखा है ना, प्लीज उसे पीरियोडिकली मॉनिटर और रिव्यू करते रहे। प्लीज उसे पीरियोडिकली मॉनिटर और रिव्यू करते रहे, राइट। और बीच बीच में उसकी टेस्टिंग भी करते रहे, यानी कि मॉक टेस्ट आएंगे तो दे देना। हेलो हेलो, कुछ भी करें लाइफ में बच्चों, आपके डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, मॉनिटरिंग और रिव्यू, इनका कोई तोड़ नहीं है कहीं पे भी। आप बना लो जितने सिस्टम बनाने, लेकिन कभी ना कभी वो सिस्टम ढीला पड़ ही जाएगा, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाएगी। इसलिए कंटिन्यूअसली उसे मॉनिटर करते रहो। और क्या लगता है, मॉनिटरिंग करने से इंप्रूवमेंट का स्कोप आएगा कि नहीं आएगा? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। चलिए, ये तो हो गई एक मोटिवेशनल बात बच्चों। अपनी जिंदगी में ऐसा सिस्टम जरूर बनाए, अच्छा सिस्टम बनाए, उसको रेगुलरली मॉनिटर रिव्यू करते रहे। अब जरा आते हैं अपनी बात में। फिफ्थ कंपोनेंट है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। पहली बात भैया, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? चलो बताओ। मैनेजमेंट की भैया। ऑडिटर आईसी को देख के बोल देता है ये हमारा लड़का नहीं है, ठीक है, बोल दो हाँ कहना। अब मेरी बात को सुनिए, मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाती है इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए। उसका नाम है इंटरनल ऑडिट। बड़ी कंपनीज में इंटरनल ऑडिट एक अलग से फंक्शन बनाया जाता है, जो क्या करता है, आईसी को मॉनिटर करता है, आईसी को रिव्यू करता है कि आईसी जैसा काम करना चाहिए था वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? बोलिए। अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक कंपनी जिसमें भाई साहब कोई आईसी को मॉनिटर करने वाला है ही नहीं, एक कंपनी आईसी की मॉनिटरिंग को सीरियसली लिया जाता है। ये कंपनी है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, कंपनी भी भाई से बहुत सीरियसली लिया जाता है, कंपनी भी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। अब आप बता दो बेटा, रोमम कहां पे ज्यादा होगा? ज्यादा ज्यादा कहां पे होगा? ऑब्वियसली कंपनी ए के अंदर होगा। तो ऑडिटर को ये जानना है कि भाई मैनेजमेंट अपने इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करती भी है या नहीं। क्यों जानना है? अगर मॉनिटरिंग नहीं होती टाइमली बेसिस पे, तो भैया फिर तो इनके इंटरनल कंट्रोल बेकार हो सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ आ जाओ बच्चों, अब पढ़ते हैं इसको। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये भी एक कंपोनेंट है आईसी का। ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला कीवर्ड बच्चों, पहला कीवर्ड, ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? जल्दी बोलो। अंडरस्टैंडिंग। किसकी अंडरस्टैंडिंग? उन एक्टिविटीज की जिन एक्टिविटीज के थ्रू एंटिटी क्या करती है, एंटिटी क्या करती है, वर्ड निकालो, एंटिटी क्या करती है? मॉनिटर करती है आईसी को। सिंपल।
स्टार्ट कैसे करोगे? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल पे लिखने के लिए आ गया तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. Under monitoring of control, auditor has to obtain the understanding of the activities that entity does for monitoring the internal control. Done? Okay. Monitoring of control होता क्या है बेटा? ऐसा प्रोसेस जिससे हम effectiveness of IC performance over a time जो है हम लोग देखते हैं. Effectiveness of IC performance over a time जो है वो देखते हैं. Is that clear? बोलिए. अगर आप बच्चों इस लैंग्वेज में कहीं मार भी खा जाओ तो मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है. बस आप ये बता दो ऑडिटर को क्या जानना है. ऑडिटर को ये जानना है भाई मैनेजमेंट तुम इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करते भी हो या नहीं. और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? जब आप आईसी की इफेक्टिवनेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेक करो उसे हम लोग मॉनिटरिंग बोलते हैं. आइए अब आपके बुक्स में आते हैं. बाकी नोट्स बच्चों में आपको बुक से कराऊंगा. इधर देखिए जरा, इधर देखिए प्लीज एवरीवन. ये दोनों पॉइंटर्स हमने पढ़ लिए. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जरा. इधर देखो, साथ में जुड़ना बच्चों. मॉनिटरिंग से फायदा क्या होगा? मॉनिटरिंग से सबसे पहला फायदा यही होगा, चेक कर लेंगे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं, और नहीं होगा तो हम लोग रेमेडियल एक्शन ले पाएंगे. सिंपल बात. मॉनिटरिंग से फायदा क्या होगा? चेक हो जाएगा आईसी इफेक्टिव है या नहीं, और अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? रेमेडियल एक्शन ले पाएंगे. अब इस बात को इंग्लिश में लिख लोगे आप. कम ऑन, यस और नो? मैं बोल के दिखाता हूं. मॉनिटरिंग हैज अ सर्टेन एडवांटेज. It will let us know that whether the internal control is effective or not. And if this is not effective, then management can take remedial action on time, or management can take prompt remedial actions. Done? आ जाओ. अगला पार्ट क्या है? मैनेजमेंट जो है बच्चों, ये कैसे कैसे मॉनिटरिंग कर सकती है. मैंने बहुत प्यार से लिखा है. आप अपनी आईसी की बुक में देखना है कैसे लिखा हुआ है. पैराग्राफ पोत दिए, खुद ही पढ़ लेना. आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? देखो ये हेडिंग से ही काम हो जाएगा. हेल्प इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस. दूसरा हेडिंग क्या है? मैनेजमेंट अकम्प्लिश थ्रू ऑनगोइंग और सेपरेट इवैल्यूएशन. इसका क्या मतलब है? इधर देखो, ऑनगोइंग और सेपरेट इवैल्यूएशन. ध्यान समझना. ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कैसे है? प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा. एक व्यक्ति का काम जब दूसरा व्यक्ति ऑन द जॉब ही चेक करता जाए. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है कि एक इनवॉइस जो है वो उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए. तो पहले एक बंदा इनवॉइस को रिकॉर्ड कर देगा, फिर एक बंदा उस इनवॉइस की प्रॉपर क्या करेगा? चेकिंग करेगा. फिर हो सकता है एक बंदा और हो जो उस इनवॉइस को अप्रूव करे. कोई सिग्नेचर मैच कर रहा है, या फिर कोई जीएसटी मैच कर रहा है, कोई कंप्लायंसेस मैच कर रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि भाई साहब ये ऑनगोइंग इवैल्यूएशन है. बोलिए क्या है? जल्दी बता दीजिए. कम ऑन टेल मी. ऑनगोइंग इवैल्यूएशन है. Is that clear? सेपरेट इवैल्यूएशन क्या हो गई बेटा? सेपरेट इवैल्यूएशन क्या हो गई? अच्छा जी, हफ्ते भर का काम लाओ, चेक करवाओ. सेपरेटली बैठ के जो है वो चेकिंग हो रही है कि भाई इंटरनल कंट्रोल जो है ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो कैसे कैसे हम लोग ये कर सकते हैं मॉनिटरिंग? या तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज के थ्रू या सेपरेट इवैल्यूएशन के थ्रू. डन. ऑनगोइंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? नॉर्मल रेकरिंग एक्टिविटी में ही ये सिस्टम बिल्ड कर दिया जाएगा कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर ले. इसे बच्चों इंटरनल चेक भी बोलते हैं, लेकिन आप मत लिख के आइएगा. इसे इंटरनल चेक भी बुलाया जाता है कि जब एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति जो है वो कैसे चेक कर ले? साइमल्टेनियसली चेक कर ले, एज एंड व्हेन द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड. डन. ये हो गई ऑनगोइंग इवैल्यूएशन. और दूसरी कौन सी है? सेपरेट इवैल्यूएशन. सेपरेट इवैल्यूएशन में क्या होगा? ओके, एक महीने का पूरा काम हो गया, अब हम लाएंगे सारी ट्रांजैक्शंस, चेक करेंगे कि आईसी ने ढंग से काम किया है या नहीं किया है. ओके, पूरा रिवाइज करते हैं. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल बच्चों, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल. ऑडिटर क्या मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल चेक करेगा? बिल्कुल चेक करेगा. ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा एक्टिविटीज की जो यूज होती है मॉनिटरिंग के लिए. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? ये प्रोसेस है टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी. सबसे पहला पॉइंट क्या आया? अगर आप मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल करेंगे, आप आईसी की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर पाएंगे और टाइमली बेसिस पे रेमेडियल एक्शन ले पाएंगे. कैसे होती है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल? दो रास्ते हैं बेटा, एक ऑनगोइंग और दूसरा कौन सा? सेपरेट इवैल्यूएशन. कीवर्ड साथ में जा रहे हैं, ऑनगोइंग और सेपरेट इवैल्यूएशन. डन. बोलिए. अच्छा जी, एक बात और आपको दिखाता हूं यहां से. एक बात आपको और दिखाते हो बच्चों यहां से. तीसरा क्या है? मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग एक्टिविटी में और क्या क्या चीजें आती हैं? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी. ये बिल्कुल बेकार का पॉइंट है, मैं बेसिक आइडिया आपको देता हूं. मैनेजमेंट जो एक्सटर्नल पार्टी है उससे आने वाली इंफॉर्मेशन पे भी ध्यान रखती है एज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस. जैसे कि कस्टमर की कंप्लेंट, जैसे कि रेगुलेटर से कोई वर्ड आया है, कोई नोटिस आया. रेगुलेटर समझ गए? सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीए इंश्योरेंस के केस में, ट्राई
टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका टेलीकॉम कंपनीज के केस में। तो मॉनिटरिंग का एक पार्ट है टू चेक द कम्युनिकेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टीज। इज दैट क्लियर? ऑनगोइंग सेपरेट, कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी। और स्मॉल एंटिटी में मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल एंटिटी में कल वाली बात रिपीट करूंगा, स्मॉल एंटिटी में क्या होता होगा, आईसी थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन ओनर की पर्सनल इंटरवेंशन, ओनर की पर्सनल इंटरवेंशन जो है वो क्या कर सकती है, वो मॉनिटरिंग का काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आंसर इज यस, वो मॉनिटरिंग का काम कर सकती है। राइट, फिर से मेरे साथ जुड़िए और मुझे जरा बताइए मॉनिटरिंग में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। देखो, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज अ कंपोनेंट ऑफ आईसी। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल ऑडिटर क्या करेगा, उन एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करेगा जिसके थ्रू मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटर करती है आईसी को। अच्छा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, द मैनेजमेंट असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी। ओके, उसके बाद बच्चों हमने देखा कि भाई फायदा क्या होता है, आप जब इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी को असेस करते हैं आप रेमेडियल एक्शन टाइमली ले सकते हैं। उसके बाद कैसे हो सकता है, ऑनगोइंग हो सकता है, सेपरेट इवैल्यूएशन हो सकता है। कम ऑन, यस और नो। फिर हम लोग थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन को भी, मैनेजमेंट थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन को भी, एक्सटर्नल पार्टी के कम्युनिकेशन को भी जो है वो इंक्लूड कर लेती है मॉनिटरिंग में। जैसे कि कोई कस्टमर की कंप्लेंट है, या फिर रेगुलेटर से कोई नोटिस है, या रेगुलेटर से कोई कम्युनिकेशन है। और आखिरी में से बोल देंगे कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में, कम ऑन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो ओनर की इंटरवेंशन है वो अच्छा खासा मॉनिटरिंग का रोल जो है वो निभा सकती है। इज दैट क्लियर? बोलिए। बस हो गए पांचों कंपोनेंट। और अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बात सुन लेना मेरी बात को, आप उन 5% सीए स्टूडेंट्स में हो, सी इंटर स्टूडेंट्स में, जो ये पांचों कंट्रोल्स को अच्छे से पढ़ते हैं, पांचों कंपोनेंट को जो अच्छे से पढ़ते हैं। 5 मैंने इज्जत रखते हुए बोल दिया, नहीं तो अपने दोस्तों से मिलना और जब मैं रिवाइज करा दूं 2-3 बार उसके बाद मिलना, और फिर उसके सामने जरा ये कंट्रोल्स के बारे में बात करना, कंपोनेंट्स के बारे में बात करना। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उनको नाम तो पा चुके पता होंगे, क्योंकि क्राइम पूरे हिंदुस्तान में फेमस है बेटा, लेकिन अंदर की डिटेल जब पूछ लोगे तो वो बोलेंगे क्या, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड बट दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी। हेलो, अब एक काम मैंने और किया बच्चों, एक काम मैंने और किया, और पता है क्या, मैंने अपना भार तुम्हारे कंधों पे रख दिया। मतलब मैंने पढ़ा दिया भाई शिद्दत से, अब रिवाइज करना है आपने। बोलो हाँ कहना, बोलो आ जाओ जी आ जाओ। तो यहां पे आके बच्चों हमारे क्या खत्म हो जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स खत्म हो जाते हैं। ये मैंने नॉलेज पर्पस के लिए आपको दे रखा है बच्चों, एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए है। हर कंपोनेंट का एक एग्जांपल है। जैसे कि कंट्रोल एक्टिविटी में देखो मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, क्या ये भी एक कंट्रोल एक्टिविटी है? हाँ। मॉनिटरिंग और कंट्रोल देखो मैंने क्या एग्जांपल दिया है, इंटरनल ऑडिटर रिव्यू कर रहा है सेल्स पर्सनल कंप्लायंस विद द कंप्लीट टर्म्स ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो देख रहा है कि भाई ये जो सेल्स वाले लोग हैं ये प्रॉपर्ली सेल कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है नॉलेज पर्पस के लिए। आपको जब भी अटक जाओ कहीं पे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो बेसिक आइडिया है कि भाई इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है नहीं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया। डन। पलाश ने बहुत सही बात पूछी है, सर ये बताओ कि रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि इतना सब कुछ है इसके अंदर। बेटा कल तक की क्लास की रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है कि नहीं है? आपकी मेन वीडियो के अंदर ही मैं रिवीजन वीडियो भी डाल रहा हूं, आपका देखा है उसको, और उसमें अनलिमिटेड व्यूज है। बोल दो हाँ या ना, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। आज भी ऐसे ही करेंगे, चिंता मत करो आप लोग, क्लिप्स भी बना देंगे। और बताओ तुम, आ जाओ। अब चलते हैं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाइए। और यहां से ना मैं आपको कैसे बताऊं, हर चैप्टर में एक मूवमेंट आता है जिस मूवमेंट पे बच्चा ये सोच लेता है अब मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा। कम ऑन। और वहीं से बच्चों जो है वो बालक बटने शुरू हो जाते हैं कि किस कौन पेपर में स्कोर करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। इस चैप्टर का वो मूवमेंट आ चुका है, याद रखिएगा बच्चों। कंपोनेंट्स पढ़ने का भर चुके हो कि भाई ये देखो अब तो बहुत पढ़ लिया हमने, लेकिन बेटा अभी भी आईसीए ने इसमें ऐसे टॉपिक भरे और इधर उधर से उठा के टॉपिक भरे। मैंने फिर भी इसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी है, आईसी को अलग कर दिया, रिस्क को अलग कर दिया, रिस्पॉन्स को अलग कर दिया, एविडेंस को अलग। एविडेंस तो खैर 4th चैप्टर में आ जाएगा। आप लोग साथ में बने रहिएगा, मैं आपको ये करा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको आता है, आर ऑल कंट्रोल रेलेवेंट फॉर ऑडिट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। आर
ऑल कंट्रोल रेलेवेंट फॉर ऑडिट? आंसर इज नो, है ना? याद रखें बच्चों, अब यहां पे क्या है, सिर्फ बातें चल रही है थोड़ी सी। हर कंट्रोल का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जांपल दो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एयरलाइन वालों ने एक सिस्टम बनाया है जिससे इनकी स्केड्यूलिंग बहुत एफिशिएंट हो सके। उस कंट्रोल का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, राइट? आपने अपने सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम बनाया कि भाई साहब इनवॉइस की ये 15 डिटेल मुझे चाहिए, तभी मैं इनवॉइस डाल सकता हूं अंदर, अदरवाइज इनवॉइस डाल नहीं सकता। और इनवॉइस की पेमेंट तभी होगी जब सीनियर मैनेजर अप्रूव कर देगा। इस कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई सिर्फ और सिर्फ वैलिड इनवॉइसेस अंडर आए और सिर्फ सिर्फ वैलिड इनवॉइसेस के अगेंस्ट ही पेमेंट जाए। कम ऑन, यस और नो? जल्दी बोलो, हमारे लिए कौन सा रेलेवेंट है? हमारे लिए कौन सा रेलेवेंट है? हमारे लिए वो वाला रेलेवेंट है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आता है। इतना तो बोल पा रहे हो ना आप लोग? कम ऑन। फिर अचानक से बीच में आईसीआई आता है, कहता है सुनो 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 सुनो, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं ये डिसाइड करते समय कि कौन सा आईसी रेलेवेंट है, कौन सा आईसी रेलेवेंट नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चों क्या है कि हमारे लिए वो आईसी तो रेलेवेंट है भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालता है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रख लेने चाहिए। अब पेट में दर्द होगा, किस बात को लेकर? सर इतने पॉइंट कैसे याद करेंगे सर, कहां जाएंगे हम सर? और बेटा मैं ये बोलूंगा, इस पे 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सी आप देखो ना, जहां पे भी आईसीआई ने नंबरिंग दे दी वहां पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सोचो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर दी फैक्टर्स रेलेवेंट टू दी ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर इज रेलेवेंट टू द ऑडिट? बता दो, क्या ये एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ नहीं है क्या? क्या ये क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ नहीं है क्या? What are the factors that should be considered by the auditor while deciding whether a control is relevant or not? डायरेक्ट क्वेश्चन है। रुक जाना लायक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट। करोगे करोगे जल्दी बताओ। और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, करना ही पड़ेगा। बस करते समय आप लोग याद रखिएगा बच्चों, एक ही क्रिकेट का प्लेयर है जिसके इंटरनल कंट्रोल बहुत सॉलिड है और आप सबको पता है उसका नाम। सर कहां आप क्रिकेट में पहुंच रहे हो सर? यहाँ इतना गमगीन माहौल बना हुआ है और उसका नाम है बच्चों द वन एंड ओनली विराट कोहली, राइट? तो याद रखे बच्चों। सर क्या कुछ भी सर? हाँ बेटा कुछ भी याद करवा रहे ना तुम्हें, तो याद रखो बच्चों, याद रखो विराट कोहली इंडिया का एक मटेरियल प्लेयर है। वो मैचेस में रिस्क बहुत कम लेता है, देखा इक्का दुक्का खेलता रहता है। जो बाबर आजम का नाम ले रहा है कंट्रोल। हाँ जी, विराट कोहली इंडिया का एक बेटा कैसा प्लेयर है जल्दी बताओ, पहले याद करा दो फिर समझा दूंगा। विराट कोहली इंडिया का एक कैसा प्लेयर है? मटीरियल, रिस्क बहुत कम लेता है, पहले स्टेडियम का साइज देख लेता है, पिच का नेचर देख लेता है, टीम की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेता है। 5 तो हो गए, फरवरी में आओ बेटा। विराट कोहली इंडिया का मटीरियल प्लेयर है, रिस्क बहुत कम लेता है, स्टेडियम का साइज देख लेता है, पिच का नेचर देख लेता है और सामने वाली टीम की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेता है। फिर लीगल तरीके से टीम के कंपोनेंट्स के सिस्टम को जोड़ लेता है। फिर लीगल तरीके से टीम में कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को जोड़ लेता है। आओ 8 तो कर ही लेंगे भाई सब, बिना देखे बोलेंगे। विराट कोहली इंडिया का एक मटेरियल प्लेयर है, रिस्क बहुत कम लेता है, स्टेडियम का साइज देख लेता है, पिच का नेचर देख लेता है, दूसरी टीम की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेता है। फिर लीगल तरीके से कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को अपने साथ जोड़ लेता है। केएल राहुल कंपोनेंट, और वो कौन लड़का है सारा वाला, क्या नाम है उसका? हाँ शुभमन गिल, ये हो गया कंपोनेंट, ये हो गया सिस्टम। कितने बच गए? सिर्फ 2। एक ही बच गया सिर्फ। मैच वो इंडिविजुअली भी जितवा देता है लेकिन कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी जितवा देता है। बात खत्म। हाँ जी हो गया। एक बार सारे कीवर्ड्स बताओ मुझे, याद है कि नहीं? सारे कीवर्ड्स बताओ। विराट कोहली की स्टोरी माइंड में चलाते रहना। सबसे पहले क्या आया था बेटा? सबसे पहले क्या आया था? मटीरियलिटी। फिर क्या आया था? रिस्क। फिर क्या आया था? नेचर। फिर क्या आया था बेटा? साइज। फिर क्या आया था? कॉम्प्लेक्सिटी। चलो उसके बाद उसने क्या शुरू किया था? लीगल तरीके से कंपोनेंट्स केएल राहुल और सिस्टम अपना सारा वाला, क्या नाम था उसका? शुभमन गिल, राइट। और मैच बेटा वो आपको पता है इंडिविजुअली भी जितवा देता है और साथ में कम ऑन टेल मी कॉम्बिनेशन में भी जितवा सकता है। अच्छा मैं उनसे माफी चाहूंगा जो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते। आप ये समझ लो क्रिकेट में एक लड़का है विराट कोहली नाम का, बहुत बढ़िया खेलता है वो, अब उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो क्रिकेट में इसलिए इंटरेस्ट नहीं रखते
कि भाई चलो किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर तुम फुटबॉल, चलो छोड़ो मैं नहीं बोलता भाई, मैं इस पे दंगे नहीं करवाना चाहता, यहाँ पे आ जाओ, ये याद हो गया आपको, जल्दी बताओ बेटा। अब कई लोग पीछे पड़े हुए, सर महेंद्र सिंह धोनी को भी कोई टेक्निक बनाओ, बेटा किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब तो बनाएंगे। पहले बताओ क्या पॉइंट्स याद हो रहे हैं सारे। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर ये जो आपकी मेमोरी टेक्निक्स है ना सर, ये हम पहले ये याद करें या हम सर टॉपिक याद करें? सर मेरी बात सुनो बेटा, मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू याद की गई चीज अगर एक बार याद कर ली आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी। मैंने बच्चों को पढ़ाया मेमोरी टेक्निक से, वो बच्चे टीचर बन गए, आज वो भी वो मेमोरी टेक्निक्स यूज करते हैं, उनके बच्चे भी उसी से याद कर रहे हैं। सोचो क्या लीगेसी चलती है यारी बाबू, क्योंकि उन्हें भी वैसे याद है, वो और किसी तरीके से याद ही नहीं कर सकता। हेलो सर रॉयल्टी मिल रही है क्या? अरे रॉयल्टी क्या, अपने स्टूडेंट्स है यार अपने। आप लोग कल को कोई काम करोगे और वहां पे भाई साहब कुछ मेरी बताई चीज यूज करोगे तो रॉयल्टी लूंगा मैं तुमसे? नलायक हो, दुष्ट हो, पापी हो? नहीं बिल्कुल नहीं लूंगा। और अच्छे बच्चे, ऐसा नहीं कि भाई देखो कुछ होते नलायक जो भाई साहब हमारी चीज को अपना बता के भेज देते, लेकिन हमारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो पढ़ा भी रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे अपने सर से सीखे थे। एनीवेज चलिए आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज, इधर देखो, एवरीवन 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 प्लीज बच्चों प्लीज। क्या आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो गए? जल्दी बोल दो हाँ के ना, कम ऑन। अभी से पॉइंट्स याद कराए हैं। क्वेश्चन क्या चल रहा है याद रखना। क्या सारे कंट्रोल रेलेवेंट होते हैं? नहीं, सारे कंट्रोल रेलेवेंट नहीं होते। हर कंट्रोल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, हर कंट्रोल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन याद रखिए हर कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव और हर कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अब हमारे लिए वही कंट्रोल रेलेवेंट है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले हैं। अब कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे जो आपको ये बताएंगे कि कंट्रोल रेलेवेंट है या नहीं? और बच्चों याद रखें एक ही कंट्रोल है जो रेलेवेंट है, वो है विराट कोहली, किंग कोहली बेटा, किंग कोहली। सारे के सारे पॉइंटर्स याद करा दो जरा मुझे एक बार। सबसे पहले क्या? मटीरियलिटी, फिर क्या? रिस्क, फिर क्या? साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, लीगल, कंपोनेंट, सिस्टम, इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन। क्या बोलती पब्लिक? इजी पीजी। आ जाओ, अब इनके अंदर से हम लोग थोड़ा थोड़ा सा रस निकालने की कोशिश करते हैं। मैं बच्चों इनको बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक आइडिया दे दूंगा, चलेगा? जैसे कि पहले वाले का आइडिया देता हूं मैं, पहले वाले का आइडिया देता हूं बच्चों में। एक बार बताओ भाई, इंटरनल कंट्रोल जो मटेरियल ट्रांजैक्शन पे है यानी कि बड़ी ट्रांजैक्शन पे, वही रेलेवेंट होंगे ना, राइट? ऐसे ही जिस रिस्क से वो आईसी जुड़ा है, अगर बच्चों को रिस्क ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोटा मोटा ही रिस्क है, वो काम का रिस्क है ही नहीं, तो भाई साहब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा? सिग्निफिकेंट रिस्क वाले आईसी इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। बड़ी एंटिटी होगी तो भाई साहब उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कौन से आईसी रेलेवेंट है, कौन से आईसी रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, फिर अगेन ये सब एंटिटी बेस्ड, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, बिजनेस, बस इतना याद कर लो इसको कि एंटिटी के हिसाब से भी डिपेंड करेगा कौन सा कंट्रोल रेलेवेंट है, कौन सा कंट्रोल रेलेवेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे एंटिटी के बेस्ड है बच्चों, सारे एंटिटी बेस्ड है, साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, एंटिटी। और सच बताऊं तो रिपीटिशन है, नेचर ऑफ एंटिटीज, बिजनेस और कॉम्प्लेक्सिटी एक ही बात है ना भाई, उसका बिजनेस कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? ओके। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? अब देखो, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्रोल लॉ में लिखा है कि होना चाहिए, तो बताओ वो कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? अगर कोई पर्टिकुलर कंट्रोल लॉ में लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आगे चल के हम ऑडिट ट्रेल की बात करेंगे, तो बेटा वो रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा ऑडिटर के लिए? बिल्कुल होगा, राइट? बिल्कुल एकदम, मैं सिर्फ टच अपॉन करा रहा हूं, उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं आपको क्या क्या होगा यहां से। डन। देखिए, द सर्कमस्टेंस एंड द एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ आईसी। तो भाई साहब आपका सर्कमस्टेंस क्या है, कंपोनेंट कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, इसके ऊपर भी आप लोग डिपेंड कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एरोप्लेन कंपनी के केस में आपका जो एफिशिएंसी से रिलेटेड कंट्रोल है, स्केड्यूलिंग से रिलेटेड, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होने वाला। Then nature and complexity of system that are part of entities internal control, including use of service organization। मैं बच्चों यहाँ पे ना बड़ा बेबस महसूस कर रहा हूँ। इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा एक चैप्टर है सीए फाइनल में, और आपको यहाँ पे एक वर्ड देके छोड़ दिया, आईसी ने तो वर्ड देके छोड़ दिया। आप समझाए कौन? बेसिक आइडिया देता हूँ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। कभी कभी ऐसा होता है आप जिसका ऑडिट करने गए हो वो आगे किसी और से कुछ सर्विसेज ले रहा होता है, जैसे कि अपने पेरोल की सर्विसेज। व्हाट इज अ पेरोल सर्विस? वो अपने एम्प्लॉइज की सैलरी की जो प्रोसेसिंग है वो किसी थर्ड पार्टी से करा रहा है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट अकाउंटिंग सर्विस किसी और से लेता है। कम ऑन, यस और नो? यस और नो? अब
इस केस में पूरा एक स्टैंडर्ड है SA 402 जो आपको बताता है कि अगर आपका क्लाइंट किसी और से सर्विसेज ले रहा है तो उसका इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक होगा, और आईसीए ने पॉइंट यहां पे डाल के छोड़ दिया। बताइए क्या हमारे लिए ये सही होगा? इसको यहां पे डिटेल में 402 शुरू कर दूं मैं? भाई मुझे तो नहीं लगता, आप लोग ऐसे बेहोश होकर गिर जाओगे, इतने प्यारे से बच्चे हो तुम लोगों में। तो आपने आइडिया क्या रखना है? आपने आइडिया ये रखना है, आप सिंपली आप ये लिख सकते हो इस पॉइंट को ऐसे कि भाई हमने इसको क्या याद किया था, कंपोनेंट सिस्टम। तो आपके सिस्टम में क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी आती है या नहीं आती है, बस इतना। ओके, एंड आखिरी पॉइंट बच्चों, वेदर एंड हाउ अ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, इंटरनल कंट्रोल्स मिल के काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। कॉम्बिनेशन में कैसे काम करते हैं? एक ही चीज पे मल्टीपल कंट्रोल्स जो है वो लगाए हुए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इनवॉइस की बात करूं तो जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि एक व्यक्ति इनवॉइस डालेगा, एक व्यक्ति उस इनवॉइस पे डिटेल्स चेक करेगा, फिर एक व्यक्ति उस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करेगा। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल्स है कि भाई पेमेंट जो है सिर्फ वैलिड पर्सन को ही होनी चाहिए, सही अमाउंट की होनी चाहिए? कम ऑन, यस और नो? राइट। तो अल्टीमेटली हमने देखना है कि भाई क्या कोई कंट्रोल हेल्प करता है प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने में मटेरियल स्टेटमेंट को? अगर हाँ तो वो कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट है। अगर कोई ऐसा कंट्रोल है, फिर से बोलता हूं, कोई इंप्लॉय की अगेन वही वर्ड यूज करता हूं, इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन को लेके कोई इंटरनल कंट्रोल है कि भाई इंप्लॉय को सेटिस्फेक्शन जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए, यहाँ काम करके उसे फील गुड फैक्टर आना चाहिए, अच्छे यहाँ पे जो है जैसे गूगल के ऑफिस में आपने देखा है ना, बढ़िया चीजें लगी होनी चाहिए ऑफिस के अंदर, इंप्लॉय को फील गुड फैक्टर आए, सोने को मिले, खाने को मिले, उससे रिलेटेड कोई कंट्रोल है। मैं बोल रहा हूँ वो कोई पीडीसी एमएमएस नहीं कर रहा, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट और मटेरियल स्टेटमेंट नहीं कर रहा, हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है। सर इनके अंदर का मसाला हम कैसे तैयार करेंगे? बेटा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं आपके ऊपर इससे ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकता कि वर्ड बाय वर्ड याद कर जाओ। मैंने आपको हेडिंग सारी याद कराती है। क्या बता सकते हो कि सारे इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है? आप बोलोगे नहीं, सारे इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट नहीं होते, हर कंट्रोल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे लिए वही इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है जिनका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालता है। फिर कौन से फैक्टर आप कंसिडर करोगे? एक बार मेरे साथ बोल दो, कौन से फैक्टर कंसिडर करोगे बेटा ये जानने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है कि नहीं? नंबर 1, जल्दी बोलो, क्या याद आया? एक इंटरनल कंट्रोल है जो रेलेवेंट है, विराट कोहली। मटीरियल के बाद बेटा कमॉन साथ साथ बोलते जाओ, मटीरियल, रिस्क के बाद पिच का नेचर समझना है, स्टेडियम का साइज समझना है, दूसरी टीम की कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है, फिर लीगल और रेगुलेटरी तरीके से क्या करना है? कम ऑन, लीगल और रेगुलेटरी तरीके से हमने कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को साथ में जोड़ना है। इंडिविजुअली भी जितवा सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी जितवा सकते हैं, राइट। तो एक बार रिवीजन वीडियो जब करा रहा हूँ, एक बार सबके बारे में एक एक लाइन बोल दूंगा ताकि आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आपको ये ना लगे कि मैं इसमें लिखूंगा क्या। डन? आ जाइए। यहां तक आके आईसीआई का पेट भर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भरा इनका पेट भर। इन्होंने कहा और पढ़ाएंगे इन बच्चों को। मैंने कहा पढ़ाओ तुम बच्चों को। मैंने उसका एक हेडिंग बना दी, मिसलेनियस टॉपिक रिलेटेड टू आईसी। भाई क्या करें? तो आईसी से रिलेटेड मिसलेनियस टॉपिक्स आईसीआई ने डाले, जैसे कि कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरी बात को सुनिएगा, आप बस एक बात का जवाब दीजिएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे कंट्रोल्स जिनका इंपैक्ट एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन पे आता हो, एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आता हो, वो रेलेवेंट है कि नहीं है? कम, बस यही बताना चाहते हैं। कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे कंट्रोल जिनका इंपैक्ट एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे आता हो वो रेलेवेंट है। एग्जांपल, ऐसे कंट्रोल जो ये इंश्योर कराते हो कि सारी परचेज रिकॉर्ड हो रही है, सारी सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, क्या वो रेलेवेंट है ऑडिटर के लिए? आंसर इज यस। सर इसमें लिखना क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, बस मेरे साथ साथ प्यार से पढ़ते चलो। इनसे मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। जो एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे इंपैक्ट डालते हो वो रेलेवेंट है, राइट। एग्जांपल में यही बता रखा है भाई साहब, सेल वैल्यू निकालने के लिए सेल प्राइस और वॉल्यूम ऑफ सेल्स क्या सही आनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम से? कम ऑन, यस और नो? यस। क्या वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन सही आ रही है या नहीं आ रही है? ये रेलेवेंट होगा ऑडिटर के लिए। वॉल्यूम ऑफ सेल्स की जो इंफॉर्मेशन आ रही है, बेटा मुझे बताइए, वो एक इंपॉर्टेंट आइटम है ऑडिटर के लिए, यस और नो? जल्दी बता दो। यस। देन उसके बाद बस इतना ही पढ़ना है इसमें। कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट, ये आपको वही एग्जांपल देंगे
सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल एक एयरलाइन ने बनाया है टू मेंटेन फ्लाइट शेड्यूल्स। ये कितना भी सोफिस्टिकेटेड होता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन ये ऑडिटर के लिए रेलेवेंट, हाँ जी ऑडिटर के लिए रेलेवेंट नहीं होने वाला है। ओके, बोल दीजिए। लीजिए बच्चों, आखिरी पॉइंट बस इसमें सिर्फ यही बात है आपको बतानी है कि कंट्रोल कब रेलेवेंट होता है, कब रेलेवेंट नहीं होता है, वो मैंने आपको बता दिया बेटा। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी पे, इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस पे इंपैक्ट डालता हो वो रेलेवेंट है, बाकी कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एग्जाम्पल देना पड़ जाए, एग्जैक्टली एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड सिस्टम of automated control to provide effective and efficient operation such as airline system of automated control to maintain flight schedule. These are not relevant. सर इतना कंटेंट स्टैंडर्ड में भी है या नहीं? बेटा इतना कंटेंट स्टैंडर्ड में नहीं है, ये छोड़ दो, मत बुलवाओ मुझसे, मैं भावुक हो जाता हूं। आपको बस ये पता, आपको अभी इस वाले पार्ट में सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि कौन से कंट्रोल रेलेवेंट है, कौन से कंट्रोल रेलेवेंट नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, जल्दी बोल दीजिए। सर यहां से क्या आईसीआई केस स्टडी बना सकता है? नहीं, कोई केस स्टडी नहीं बनेगी इसमें से। हाँ, अगर बच्चों आपको मैं 2 कंट्रोल दिखा के पूछ लूं कौन सा रेलेवेंट है, आप बता सकते हो? कम ऑन, यस और नो। बस ये बात आपको आनी चाहिए, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आ जाओ, लीजिए। इस पूरे पॉइंट में बच्चों कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि देखो यहां पे बात किसकी होगी, ऐसे कंट्रोल जो ऐसे ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है। और सबसे सिंपल है ऑपरेशनल कंट्रोल्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने वाले कंट्रोल ऑडिटर के लिए जनरली स्पीकिंग रेलेवेंट नहीं होते। ओके ओके, बोल दीजिए। अच्छा, नीडलेस टू से अगर मैं पूछ लूं कि अगर ऑडिटर को लॉ ने रिक्वायर किया है यू हैव टू रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद सर्टेन इंटरनल कंट्रोल, क्या वो रेलेवेंट बन जाएगा ऑडिटर के लिए? कम ऑन, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने को। ये मैं रिवीजन वीडियो में बोल दूंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। कोर आंसर कहां से पूछेंगे आपसे? ये पूछेंगे बच्चों आपसे, याद है? बस आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा जरा ध्यान से, ये भी वही बात समझाएगा, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। भैया हमारे लिए कोई भी इंटरनल कंट्रोल हो वही इंपॉर्टेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट डाल रहा है, ऑपरेशन से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में जो है वो एक्सेस कार्ड यूज करके ही एंट्री हो सकती है, वो कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा भाई। हाँ, अगर कैश डिसबर्समेंट के लिए कोई पासवर्ड यूज होना है तो वो पासवर्ड वाला कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है। कम ऑन, यस और नो, राइट? तो सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स को लेके भी आपके कंट्रोल्स को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। मैं तो कह रहा हूं सारे इंटरनल कंट्रोल को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। बताओ कौन कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला बेटा और ऑपरेशनल वाला। एंड जनरली स्पीकिंग ऑपरेशनल वाले हमारे लिए रेलेवेंट जो है वो नहीं होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए क्या बोला हुआ है इसमें, यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल सच एज पासवर्ड दैट लिमिट द एक्सेस ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम दैट प्रोसेस कैश डिसबर्समेंट। जहां पे कैश डिसबर्समेंट आ गया, बताइए कैश डिसबर्समेंट से रिलेटेड पासवर्ड्स है, यानी कैश किसी को देना है तो उससे पहले जो पासवर्ड यूज करने हैं, बताइए रेलेवेंट होगा या नहीं होगा? कम ऑन, यस, बस यही बताना है। कन्वर्सली safeguarding controls relating to operational objectives such as control of preventing excessive use of material in production generally speaking not relevant to financial statement audit. easy पूरे कहानी का सार बच्चों, पूरी कहानी का सार याद रखिए, कौन से कंट्रोल रेलेवेंट है, कौन से कंट्रोल रेलेवेंट नहीं है। जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है वो रेलेवेंट है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट नहीं आता है वो रेलेवेंट नहीं है। जनरली स्पीकिंग जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, ये वर्ड लिख के आएगा, जनरली स्पीकिंग जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है कंट्रोल्स बनाए जाते हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते। एग्जांपल में क्या देके आ जाएंगे कि भाई साहब एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है एक एयरलाइन कंपनी ने फॉर एफिशिएंट शेड्यूलिंग ऑफ द फ्लाइट्स, right? It might contribute to the operations of the entity, but it is not directly relevant for the auditor because it is having no impact on the financial statement information or the figures. Done? ना completeness पे कोई impact आ रहा है, ना accuracy पे कोई impact आ रहा है. Easy? लो भाई लो. Please, बच्चों, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? हो गया? Complete? चलिए, आ जाओ. फिर हमने इनसे पूछा, हाँ भाई आईसी खत्म हो गया? कहते नहीं, अभी तो और तोड़ेंगे आपको. मैंने अब तो तुम आ ही जाओ भाई. मतलब आप जो हेडिंग देख रहे हो ना, ये आईसीए की हेडिंग है बेटा, और ये गलत है.
कोई भी डाल दो। कौन पढ़ रहा है? पढ़ कौन ही रहा है? अरे हम पढ़ रहे हैं भाई, चिंता मत करो। आओ इधर देखो बच्चों, प्लीज फोकस करिएगा, फोकस करिएगा, फोकस करिएगा। ये बातें आपको पता है, मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दे देंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। मैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग को एक ही बात समझता हूं या अलग अलग बातें होती हैं? बता दो, आप बता दो चैट में। चलो मैं देखता हूं, आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग को एक ही बात समझते हैं या अलग अलग समझते हैं? बिल्कुल सही जवाब, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होती है और हर बच्चे ने बात बता दी है। राइट, अब सुनिए इधर देखिए, क्या इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन एक ही बात है कि अलग अलग बात है? क्या इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन बेटा एक ही बात है कि अलग अलग बात है? जल्दी बताओ मुझे, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन एक ही बात है कि अलग अलग बात है? जल्दी बोलो। मेरे हिसाब से बच्चों इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन जो है वो अलग अलग बात है। पहले आप किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे? पहले आप किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे? कम ऑन टेल मी। आप लोग बताते जाओ बस, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है फिर तो रीडिंग करनी है। वेरी गुड। पहले आप किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे? भाई डिजाइन की। अगर किसी आईसी के डिजाइन में फ्लॉ है, कंप्लीट कर देना मेरी बात को बच्चों। ऐसा लगे कि मैं कवि हूं और आप लोग जो है श्रोता है और आप लोग बताएंगे आगे की लाइन क्या होगी। अगर डिजाइन में फ्लॉ है तो मैं तो आईसी को चेक करूंगा ही नहीं, मैं तो उसकी इंप्लीमेंटेशन चेक करूंगा ही नहीं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? कॉन्सेप्ट आपको आता है, ये आपको यही पढ़ाने वाले हैं कि भाई पहले डिजाइन देखेंगे फिर उसका हम लोग इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो इंप्लीमेंटेशन देखेंगे ही। हाँ जी, डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो इंप्लीमेंटेशन देखेंगे ही नहीं। और आपको आगे की स्टोरी बताइए, हमें क्या बता रहे हैं? आपको आगे की स्टोरी बताए, हम जब इंप्लीमेंटेशन देखेंगे मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे, सीधा कहां चले जाएंगे? सब्सटैंटिव टेस्टिंग। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? है ना? कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस है सबको? जल्दी बोलो, आ जाओ। अब बच्चों पढ़ने की कोशिश करते हैं। लो भाई, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंट कंट्रोल। कहते हैं ये रेलेवेंट कंट्रोल को आप कैसे समझने वाले हो? हमने बोला हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन को इवेल्युएट करने वाले। बोलो किसको? डिजाइन को क्या करने वाले? डिजाइन को इवेल्युएट करने वाले कि क्या इस इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रोकने में हेल्पफुल भी होगा या नहीं होगा। इवेल्युएट द डिजाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। हम ये देखेंगे क्या इस कंट्रोल का डिजाइन मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रोकने में कैपेबल भी होगा या नहीं होगा। आपने जो इनवॉइस को लेके चार बातें, चार कंट्रोल्स लगाए हैं, क्या इससे ये एश्योर होगा कि सिर्फ एक वैलिड इनवॉइस ही एंटर हो, वैलिड इनवॉइस के अगेंस्ट ही पेमेंट हो? पहले हम ये चेक करेंगे। अगर ये हो जाता है तो बेटा हम लोग किस पे जाएंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। इंप्लीमेंटेशन पे। डिजाइन में हम लोग क्या देखते हैं? क्या कंट्रोल, ध्यान से देखना बच्चों, क्या कंट्रोल मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर पाएगा? इंप्लीमेंटेशन में हम क्या देखते हैं कि भाई साहब कंट्रोल जो आप कह रहे हो एग्जिस्ट करता है, क्या एंटिटी एक्चुअली में उसे यूज कर भी रही है या नहीं कर रही है? डिजाइन में क्या देखते हैं? क्या ये कंट्रोल पीडीसी एमएमएस कर पाएगा? इंप्लीमेंटेशन में क्या देखते हैं? आपने जो कंट्रोल कागज पे बना दिया है क्या उसको एक्चुअली में एंटिटी यूज भी कर रही है या नहीं? आपने बोला कि भाई इनवॉइस पहले ए से अप्रूव होगा, फिर बी से अप्रूव होगा, फिर सी से, क्या एक्चुअली में ऐसा होता भी है या नहीं? अब जब मैं ये चेक कर रहा हूं कि एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं, तो बताओ क्या हो रहा है? क्या चेक कर रहा हूं? जल्दी बताओ क्या चेक कर रहा हूं? चैट में बताओ। जब मैं ये चेक कर रहा हूं एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं, तो क्या चेक कर रहा हूं? क्या चेक कर रहा हूं? इंप्लीमेंटेशन चेक कर रहा हूं। इजी, इजी बच्चों। एंड अंग्रेजी में लिखने से क्या क्या बातें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, मैं दिखाता हूं। ऑडिटर प्रायोरिटाइज इवैल्यूएटिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल बिफोर इट्स इंप्लीमेंटेशन। एन इनइफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट वर्थ असेसिंग। सही बात है ना भाई? हिंदी में बोलूं, ऑडिटर पहले डिजाइन देखता है फिर इंप्लीमेंटेशन टेस्ट करता है, क्योंकि अगर भाई साहब एक कंट्रोल डिजाइन ही सही नहीं है तो उसको चेक करने कोई फायदा नहीं है। बचपन में सीख लिए थे बाबू हम ये बातें। एंड आई रियली डोंट नो आईसीएस में से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बट मुझे ये पता है कि अगर आ गया तो आप कॉन्सेप्ट वाइज हार नहीं मानने वाले हो। आप सबको पता है भाई इंटरनल कंट्रोल में एक पार्ट होता है डिजाइन, एक पार्ट होता है इंप्लीमेंटेशन। डिजाइन में हम ये चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल पीडीसी एमएमएस कर पाएगा या नहीं। इंप्लीमेंटेशन में हम ये चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिर्फ कागज पे तो नहीं है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और ऑडिटर पहले क्या चेक करता है? ऑडिटर पहले क्या चेक करता है? कम ऑन टेल मी। डिजाइन। फिर वो देखता है कि भाई ये इंप्लीमेंटेड है या नहीं, क्योंकि अगर डिजाइन ही इनइफेक्टिव है तो देयर इज नो पॉइंट इन असेसिंग द इनइफेक्टिव आईसी। इज दैट क्लियर? मैं आपको ये कैसे समझाऊं? इधर देखिए
गेट में लॉक ही नहीं है तो क्या चेक करोगे कि भाई साहब लॉक काम करता है कि नहीं? गेट में लॉक होगा, सबसे पहले देखोगे अभी गेट में लॉक लगा रखा है, अब चेक करूंगा ना लॉक चलता है या नहीं चलता है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आ जाओ प्लीज प्लीज बच्चों। देखिए अभी आपको क्या बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे आप लोग जो है इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करने वाले हो। अजी कैसे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। एन इम्प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल में रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कोई काम की लाइन नहीं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन मैं आपको समझा चुका हूं। ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग से एंड तक एक ट्रांजैक्शन को सिस्टम में होते हुए देखना कि कैसे काम होती है, कैसे काम होता है इस ट्रांजैक्शन को लेकर। ओके, फिर से बोलता हूं, इम्प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल मतलब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन क्या क्या होते हैं? हम लोग इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर लेंगे थ्रू आउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलेवेंट है। एग्जाम्पल, आप एक फेक परचेज एंट्री पोस्ट करके देखोगे कि भाई ये फेक परचेज एंट्री कहां कहां पे पोस्ट हो पा रही है। हो सकता है आप जानबूझ के उसके अंदर गलती करने की भी कोशिश करो कि भाई गलती इनका सिस्टम पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है। डन, बोलिए। और ये लाइन तो आपको बचपन से पता है, इंक्वायरी अलोन हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू इन्वॉल्व इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। डन, बोल दीजिए। ये बच्चों पूरा टॉपिक जो है ना आपके आईसीए के स्टडी मैथ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और फर्स्ट टाइम आपके पेपर में बच्चों हो सकता है इससे उद्घाटन ये करें। मुझे बस एक बात है कि कॉन्सेप्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए, लिखना आप कर लोगे अपने आप मैनेज, मुझे पूरा भरोसा है इस टॉपिक के लिए। अब आप अगली लाइन पढ़े और बताएं कि हमने पढ़ी हुई कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटीज आईसी इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है कि नहीं? कम यस और नो? नेक्स्ट लाइन मुझे समझानी पड़ेगी, आखिरी पॉइंट है, खत्म टॉपिक, फिनिश, टाटा, गया, बाय बाय। मैनुअल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस हमें पीरियोडिकली चेक करनी पड़ती है। ऑटोमेटेड कंट्रोल की इफेक्टिवनेस एक बार चेक हो गई तो उस पर रिलायंस आ सकता है। एग्जाम्पल, बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मैनुअल कंट्रोल क्या होता है कि भाई मिस्टर, जैसे कि फिजिकल काउंटिंग की बात कर लो आप, इन्वेंटरी काउंटिंग हो रही है, या किसी के मैनुअल अप्रूवल की बात कर लो कि भाई हम लोग जो है मैनुअल अप्रूव करा करेंगे हर ट्रांजैक्शन को। ऑटोमेटेड कंट्रोल क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एक बार डाल दिया, अब वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही जो है इंटरनल कंट्रोल लगा के रखता है। फॉर एग्जांपल, आपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक बार डाल दिया कि भाई डिस्काउंट जो है वो 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, अब कुछ ही कर लो उसके साथ, डिस्काउंट 20% से ऊपर नहीं जाएगा। डन, बोलिए। या आपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक बार डाल दिया कि जितनी भी सेल होगी वो सारी सेल जो है वो क्या होंगी? प्रॉपरली रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि जब तक आप लोग किसी सेल को रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे तब तक आप लोग बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे और ऑब्वियसली बिना बिल के कोई कस्टमर जो आपसे सामान नहीं लेगा। मैं एक सही इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, मुझे बताना कि चोरी चकारी हो जाती है बिना बिल के, ये वो मुझे सब पता है। बस मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई जितनी भी सेल होंगी सबका बिल पक्की बात है जनरेट होगा ही होगा, राइट? हाँ, रोहित ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, हाथ से नोट काउंट करना वर्सेस मशीन से नोट काउंट करना, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड। मैनुअल की टेस्टिंग ना बच्चों, मैनुअल की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए आपको जो है वो अलग अलग पीरियड पे आप टेस्ट करोगे, लेकिन ऑटोमेटेड पे आप एक बार उसकी इफेक्टिवनेस चेक कर लोगे कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सही चल रहा है, तो बस आप ये एश्योरेंस ले सकते हो कि अब कहीं पे भी गलती नहीं हुई होगी। ये बात समझ आई आपको? कम ऑन, आइए रीड करते हैं कैसे लिखी बच्चों ये बात, आ जाओ मेरे साथ प्लीज। मैनुअल कंट्रोल्स रिक्वायर एविडेंस अक्रॉस डिफरेंट पीरियड फॉर इफेक्टिवनेस, तो मैनुअल में हमें डिफरेंट पीरियड में उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी पड़ेगी। ऑटोमेटेड कंट्रोल वेयर कंसिस्टेंसी ड्यू टू आईटी प्रोसेसिंग मे बी सफाइस कंटीजेंट ऑन इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग ऑफ रिलेटेड आईटी कंट्रोल। तो कहते हैं कि भाई मैनुअल की आपको पीरियोडिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ऑटोमेटेड में पीरियोडिक टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑटोमेटेड में एक और टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, वो है आईटी टेस्टिंग की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही है या नहीं। बस आई रियली डोंट नो आईसीए हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है बच्चों। यहाँ पे बस आईसीए ने टॉपिक बनाया था, मैंने ये कोशिश करी कि आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दूं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताओ बेटा, हम इंटरनल कंट्रोल में पहले क्या चेक करते हैं? डिजाइन का मतलब ये होता है कि भाई ये इंटरनल कंट्रोल इस तरीके से डिजाइन है कि ये पीडीसी एमएमएस कर पाएगा या नहीं। डिजाइन के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? इंप्लीमेंटेशन का सिंपल मतलब ये है कि कहीं इंटरनल कंट्रोल सिर्फ कागज पे तो नहीं है, क्या एंटिटी से एक्चुअली में यूज कर रही है या नहीं कर रही है। अब इन दोनों को मिला के कुछ बातें,
पहले डिजाइन टेस्ट होता है, फिर इंप्लीमेंटेशन टेस्ट होती है, क्योंकि अगर डिजाइन सही नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेस्टिंग द इंप्लीमेंटेशन। हेलो, बोल लीजिए, डन। अच्छा जी, उसके बाद आपको बोला कि बताओ जी बताओ रैप कैसे करोगे, रैप कैसे करोगे आईसी को लेके, तो मैंने कहा ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक बात और बोल दी, ट्रेसिंग करेंगे ट्रांजैक्शन की थ्रू आउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम। डन। और लास्ट में फिर वही लाइन रिपीट हो रही है, इंक्वायरी अलोन हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पसेस। और जाते जाते आपको क्या बोल दिया कि भाई अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग दो अलग अलग फेज होते हैं। वो भी पहले से ही पता था। अंडरस्टैंडिंग बच्चों हम लोग कब कर रहे होते हैं, रोडोम के टाइम पे। टेस्टिंग हम लोग कब कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स के टाइम पे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे। हमसे स्टैंडर्ड का नंबर पूछ लो। अंडरस्टैंडिंग कब कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड का नंबर लिखो जल्दी से। अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड का नंबर, वेरी गुड, 315। अब बताओ रिस्पॉन्स कब दे रहे होते हैं, टेस्टिंग कब कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड का नंबर लिख दो बेटा, 330। तो कॉन्सेप्चुअली आई एम श्योर कि आप सेटिस्फाइड है, कॉन्सेप्चुअली आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछेगा तो हम ब्लैंक तो नहीं छोड़ के आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, डन। बोलिए। ओके, लीजिए, इंप्लीमेंटेशन की भी अंडरस्टैंडिंग आप शुरू में ले सकते हैं, फिर उसके बाद फाइनली आप लोग जो है जब टेस्टिंग करोगे कि एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप कर सकते हो टेस्टिंग के टाइम। बस आज और पढ़ाना ही नहीं है बेटा, ये टॉपिक लास्ट के लिए, ये टॉपिक कल की क्लास के लिए, डोंट वरी। मुझे भी पता है, मैं भी समझता हूँ बेटा आपके लिए ये टॉपिक, ये चीजें बहुत हैवी हैवी लगती है, नई नई सी चीजें हैं, तो बहुत ही डिटेल में जाके आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसलिए एकदम चिल। ओके, सब मिसलेनियस टॉपिक रिलेटेड टू आईसी इंपॉर्टेंट है क्या बेटा? इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप मुझसे पूछो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैंने आपको इस हिसाब से तैयार कराया कि आएंगे तो आप ब्लैंक नहीं बैठोगे। ओके, बोल दो, आ जाओ। और इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास, दूसरा ऑप्शन बड़ा सिंपल है। क्या? छोड़ दो बेटा, मत पढ़ो ना, आगे तो रिस्क ले लेंगे। और फिर डायलॉग ही मार दूंगा मैं, रिस्क है तो इश्क है। बेटा रिस्क है तो अगला अटेम्प्ट है, याद रखना, है ना। मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले बोल दिया था, यहां से बच्चे बटने शुरू हो जाएंगे। बच्चे कहेंगे या तो हम ऑडिट छोड़ ही देते, हम नहीं पढ़े। अब और खासकर वो बच्चे जिनके बेसिक्स वीक है। और अब बच्चों में आपके लिए रिवीजन वीडियो बना देता हूं, बना दूं जल्दी से, जल्दी बोलो। आधे बच्चे तो इंतजार इसी बात का कर रहे हो, तो रिवीजन वीडियो बना भाई जल्दी से यार, खत्म कर यार।